नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी थेरेपी में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 31 मई और 1 जून 2026 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है वो है अरावली पर्वतमाला को लेकर। तो अभी राजस्थान में कुछ जगहों पर देखी गई है धूल भरी आंधियाँ, जिसको डस्ट स्टॉर्म भी कहा गया है। तो वो हमारी एक तरीके से अरावली पर्वतमाला के परिस्थिति दृष्टिकोण के महत्व को दर्शाता है, क्योंकि ये जो पर्वतमाला है ये डस्ट स्टॉर्म को आगे बढ़ने से रोक रही है ऑफकोर्स। तो ये जो डस्ट स्टॉर्म आई थी ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्पन्न हुई थी। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि अरावली पर्वतमाला का महत्व क्या क्या है। तो सबसे पहले ये है कि ये प्राचीनतम वरित पर्वतमालाओं में से एक है और ये दिल्ली से गुजरात तक लगभग 700 किलोमीटर तक भी ये फैला है। फिर थार रेगिस्तान को ये पूर्व में विस्तारित होने से रोकता है, जिसके कारण से थार रेगिस्तान दिल्ली तक नहीं आ पाती है। और फिर देखेंगे तो ये समृद्ध जैव विविधता को भी संरक्षित करती है। जल संभर यानी वाटर शेड के रूप में भी कार्य करती है। जैसे यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ, जैसे चंबल हो गया, साबरमती, लूनी, बनास, ये सभी नदियाँ जो हैं यहाँ पर से ही निकलती है, अरावली पर्वतमाला से ही निकलती है। फिर आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अगर हम लोग महत्व देखें तो कृषि, पशुपालन, खनन, इन सभी को लेकर, और यहाँ पर धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल जैसे माउंट आबू हो गया, तो ये सभी जो है ना, इन सभी जगह अरावली पर्वतमाला में ही स्थित हैं। अब देखिए इसके संरक्षण को लेकर क्या क्या उपाय उठाए गए हैं। तो संरक्षण को लेकर अरावली ग्रीन वॉल पहल जो है वो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उठाया गया है। फिर अवैध खनन और अतिक्रमण पर भी रोक लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी लगाई गई है, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, उनके द्वारा भी लगाई गई है। फिर चेक डैम, समोच्च खाइयों, कंटूर ट्रेंच और वर्षा जल संचयन संरचना जो है, इनके द्वारा भी जो पारिस्थितिक अरावली पर्वतमाला जो है उनकी संरक्षण को बढ़ाया जा रहा है और पारिस्थितिकी तंत्र को यहाँ पर संरक्षित किया जा रहा है। अगर इसमें नुकसान जो है अरावली पर्वतमाला को, उनके कारण अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर खनन बहुत ज़्यादा अवैध मात्रा में बढ़ चुका है। खनन माफियाओं का यहाँ पर बहुत ज़्यादा कब्जा हो चुका है। इसके बाद है वनों की कटाई, शहरीकरण और अतिक्रमण, अत्यधिक चराई और वन्यजीव के पर्यावासों का नष्ट होना। क्योंकि यहाँ पर देखिए अवैध खनन अगर होगा और जो इलीगल बस्तियाँ जो है, अब अवैध बस्तियों का यहाँ पर अगर कब्जा ज़्यादा होने लगेगा तो वन्यजीव जो है ना, उनका पर्यावास ऑफकोर्स नष्ट होने के कगार पर आ जाएंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में अवैध रेत खनन पर बात की गई है। तो देखिए खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम जो है 1957 के तहत जो रेत है उनको लघु खनिज कहा गया है। और लघु खनिज जो है ना दोस्तों, ये राज्य सरकार इसको लेकर टेंडर जारी करती है, राज्य सरकार के अंतर्गत आती है लघु खनिज। लेकिन कौन सा खनिज लघु खनिज होगा, कौन सा खनिज मेजर मेजर खनिज होगा, तो वो सभी जो निर्धारित करती है वो केंद्र सरकार करती है। लेकिन एक बार अगर वो लघु खनिज निर्धारित हो गया, माइनर मिनरल, तो फिर वो राज्य सरकार के अंतर्गत आ जाती है। तो अब देखें इसमें क्या क्या दुष्प्रभाव होगा अवैध रेत खनन से। तो सबसे पहले पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, जैव विविधता कम होगी, विधि व्यवस्था की समस्याएं उत्पन्न होगी और राजस्व की भी हानि होती है इससे सरकार की। अब अवैध रेत खनन के रोकने के लिए हमारे क्या क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं। तो दिशा निर्देश बहुत सारे दिए गए हैं, अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा भी और केंद्र सरकार के द्वारा भी इसको दिए गए हैं। फिर तकनीकी की सहायता के लिए निगरानी रखने के लिए सैटेलाइट की तस्वीरों का उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद खनिज संरक्षण और विकास नियम 2017 के तहत जो है वो खनिज के खनन की जो जानकारी है, प्रक्रिया की, उसको अनिवार्य कर दिया गया है कि बताना। इसके बाद जुर्माना और दंड, तो MMDR जो अभी हम लोग ने देखा, खान और खनिज विनियमन और विकास अधिनियम 1957, उनमें संशोधन किया गया था 2015 में, और उसमें जुर्माना और दंड भी लगाया गया कि 5 वर्ष तक कारावास की भी सजा इसमें बात की गई है। अब देखते हैं राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य था। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य 1979 में अधिसूचित किया गया था इसे एक अभ्यारण्य के तौर पर, और ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मिलन बिंदु पर फैला है। इसमें देखिए घड़ियाल की बात भी की गई है, क्योंकि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाया जाता है। ये गंगा की सहायक नदियों जैसे चंबल और गिरवा में, और नेपाल के राप्ती नारायणी नदी में पाई जाती है घड़ियाल। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, साइट्स की परिशिष्ट वन में इसको सूचीबद्ध किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि के 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो देखिए 2020 में इसको शुरू किया गया था। PM स्वनिधि योजना कहा जाता है इसको। रेहड़ी पटरी लगाने वाले, जो रोड के किनारे जो लगाते हैं वो स्ट्रीट वेंडर्स,
उनको औपचारिक संस्थाओं यानी बैंकों से ये ऋण जो है ना, इनको सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। इसमें बोला गया है कि उपलब्धियां में लगभग 1 करोड़ आवेदकों को ऋण की सुविधा प्रदान की गई है, और बिना किसी गारंटी के दोस्तों, बिना किसी गारंटी यानी कोलेटरल फ्री है ये। और कोलेटरल फ्री का मतलब ये होता है कि अगर वो ऋण नहीं भी दे सकते हैं तो उसकी कोई चीज़ जब्त नहीं की जाएगी। ये सरकार इसकी गारंटी देती है कि अगर ये नहीं चुका पाया तो मैं चुकाऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट बोला गया है इसमें 75.5 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को इसमें सशक्त बनाया गया है। इसके बाद बोला है कि 34.81 लाख महिला भी जो है ना स्ट्रीट वेंडर्स का इसका मतलब योजना का लाभ लिया गया है, स्वनिधि योजना का। तो महिलाओं की भी इसमें सशक्तिकरण की गई है। इसके बाद 55 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल तकनीकों से जोड़ा गया है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो पीएम स्वनिधि योजना, ये केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की योजना है, जो कि केंद्र क्षेत्र की योजना है। पूरी तरीके से केंद्र सरकार इसमें पैसा दे रही है, और ये 2020 से 2030 तक चलेगी, मतलब 10 साल तक। तो अभी इसका 6 साल हो गया है। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं पीएम स्वनिधि की। तो सबसे पहले कार्यशील पूंजी की ऋण प्रदान करेंगे, यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएंगे उन्हें। फिर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई हो गया, इन सभी टेक्नोलॉजी को उसमें सशक्त करेंगे स्ट्रीट वेंडर्स को। फिर स्वनिधि से समृद्धि, मतलब स्वनिधि जो है ये पीएम स्वनिधि स्कीम से उनकी समृद्धि को मतलब किया जाएगा, उनको समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। इसके बाद बोल रहे हैं कि इसका क्षमता निर्माण और उद्यमिता विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसका जो प्रशिक्षण है वो फसाई के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट खबर की ओर देखते हैं। तो सौर सेल के लिए जो है, सौर सेल के अनुमोदित मॉडल और विनिर्माताओं की सूची ALLMM की सूची जो है वो लागू की गई है। तो इसमें कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट है, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जिसमें बोला गया कि केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसमें जो है अनुमोदित सौर फोटोवोल्टिक के मॉड्यूल्स और विनिर्माताओं की एक सूची है, जो ये ALMM सूची जो है ये 2019 में जारी किया गया था। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है मैंने हाईलाइट कर दी है नीचे, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। इसका बोला गया है कि औचित्य और इसका महत्व क्या क्या है, जो ये मतलब मॉड्यूल्स के विनिर्माताओं की ये सूची जो जारी कर रहे हैं। तो इनका महत्व ये है कि हमें सुनिश्चित विनियामक फ्रेमवर्क हमें प्रदान करता है कि हमें किस चीज़ को कैसे रेगुलेट करना है, किस किस चीज़ के कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो वो सारा चीज़ जो है ना एक सिस्टमेटिक ढंग से किया जा रहा है। देश के विनिर्माण को भी बढ़ावा मिल रहा है इससे, क्योंकि हमें एक पूरी प्रकार से लिस्ट मिल जा रही है। फिर सौर पैनल की आपूर्ति में आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो भारत में बनाने वाले सोलर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इससे अच्छे से पारदर्शिता मिलती है, और उन्हें समझ में आता है कि अभी किसकी मांग चल रही है, सरकार किसको प्रोत्साहन दे रही है। तो वो बात है। अब इसमें कुछ कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे सोलर मॉड्यूल्स विनिर्माण क्षमता मतलब बढ़कर लगभग 200 गीगावाट हो गई है, लेकिन जो सौर सेल के घरेलू विनिर्माण की क्षमता है वो अभी भी बहुत कम है, यानी 33 गीगावाट ही है मात्र। तो कहाँ 200 गीगावाट सोलर मॉड्यूल्स बना रहे हैं, लेकिन सौर सेल हम लोग बहुत कम बना पा रहे हैं। फिर लघु विनिर्माताओं पर भी इसमें दबाव है कि उनको ज़्यादा फंडिंग नहीं है और उनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इस कारण से वो पिछड़ रहे हैं। फिर बाजार केंद्रीकृत होने का भी खतरा है, और परियोजना लागत में वृद्धि हो रही है, क्योंकि मतलब रॉ मटेरियल्स में भी कॉस्ट आ जा रहा है। अब देखिए केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अभी क्या क्या उठाए गए हैं कदम, मतलब सौर सेल को मतलब प्रोत्साहित करने के लिए। तो सबसे पहले तो देखिए PLI योजना है, जिसके तहत मतलब प्रोडक्शन अगर आप कीजिएगा तो उसमें आपको इंसेंटिव के तहत कुछ सब्सिडी में छूट दी जाती है, और बहुत सारे करों में भी माफ़ किया जाता है। अब देखिए डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, यानी कोई भी जो सरकार है ना, सरकार मतलब कोई भी सरकार नहीं, भारत सरकार सहायता प्राप्त सोलर परियोजनाओं में देश के विनिर्मित सौर सेल और मॉड्यूल्स के उपयोग को अनिवार्य बना देते हैं। फिर सरकारी खरीद में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दिया जा रहा है। आयात पर मूल सीमा शुल्क लगाया जा रहा है, और शुल्क रियायतों की समाप्ति भी की जा रही है। तो ये सभी के तहत हम लोग सौर सेल विनिर्माण को मजबूत कर रहे हैं। अब देखिए कुछ कुछ छोटी छोटी खबरें हैं। तो उसमें सबसे पहला है उदट मारदंड। तो ये हिंदी समाचार पत्र जो था हमारा, ये प्रथम हिंदी समाचार पत्र है उदट मारदंड, और ये इसी के कारण हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। यह 1826 में कलकत्ता में पंडित जुगल किशोर शुक्ल, याद रखिएगा 1826 में प्रकाशित हुआ था, और पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसको प्रकाशित किया था। इसके बाद नेक्स्ट है
जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो अब तक प्रक्षेपित सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली और सबसे अत्याधुनिक अंतरिक्ष टेलीस्कोप है ये। और नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी, ये 3 अंतरिक्ष एजेंसी ने इनको मिलकर प्रक्षेपित किया है। ये जो है ये सूर्य के L2 बिंदु पर स्थित है, मतलब लिग्रीज पॉइंट 2 पर ये स्थित है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं खबर सागली ला डायलॉग। तो देखिए सागली ला डायलॉग जो है वो भारत ने सिंगापुर में आयोजित सागली ला डायलॉग में ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति के लिए वियतनाम के साथ अभी समझौता कर लिया है। तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसकी गति मैक 2.8 है, मारक क्षमता इसकी 290 किलोमीटर है। इसके बाद सांगली ला डायलॉग जो है वो एशिया के प्रमुख सुरक्षा शिखर सम्मेलन के रूप में मान्यता प्राप्त है। कहाँ होती है ये, नाम से पता चल रहा है सिंगापुर में। अब देखिए प्रगति अभ्यास, इसमें याद रखना है कि भारत और साथ में क्षेत्र के 12 मित्र भागीदार देश जो हैं उन्होंने प्रगति अभ्यास किया है। तो प्रगति अभ्यास किसने किया है, तो भारत ने किया। नाम से पता चल रहा है कि हिंदी लेटर है प्रगति, तो भारत ही कर सकते हैं ये। नेक्स्ट हम लोग खबर की ओर चलते हैं। तो ऑकस, तो सबसे पहला है कि ऑकस जो डील है वो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक रक्षा गठबंधन है जो कि 2021 में की गई थी। तो अभी देखिए इसमें बोला गया कि इसमें अत्याधुनिक अंडर वाटर ड्रोन का विकास इसमें करना और 2027 से ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी पनडुब्बियों की तैनाती करना, इसका मतलब घोषणा किया गया कि करेंगे हम लोग 2027 तक। कपास, अब हम लोग कपास की ओर हम लोग देखें तो इसको वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में एक झाड़ीदार यानी अर्ध मरुदिद जीरोफाइट्स फसल है। खरीफ के मौसम में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती है। कपास कब उगाई जाती है, खरीफ के मौसम में, यानी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की एक झाड़ीदार फसल है, झाड़ीदार। अब देखिए भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां वाणिज्यिक स्तर पर कपास की सभी 4 उप प्रजातियों की खेती होती है। देखिए भारत की सभी, मतलब एकमात्र ऐसा देश है जहां पर कपास की सभी 4 उप प्रजातियों की खेती होती है। और भारत में विश्व की सर्वाधिक भूमि पर कपास की खेती की जाती है। और भारत जो है वो चीन के बाद कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। नेक्स्ट खबर हम लोग अगर चलें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऊपर खबर है। तो अभी जनरल NS राजा सुब्रमणी ने तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सैन्य कार्य विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला है। तो नाम याद रखिएगा, जनरल NS राजा सुब्रमणी। देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के प्रमुख कार्य होते क्या क्या है, तो वो सैन्य कार्य विभाग का प्रमुख होता है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अस्थायी सदस्य होता है, अध्यक्ष होता है। फिर रक्षा मंत्री का प्रधान सैन्य सलाहकार भी होता है और तीनों सशस्त्र बलों के बीच संयुक्ता, मतलब उनके मिलन को ये बढ़ावा देते हैं। और ये संयुक्त या थिएटर कमांड के गठन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। तो भारत में अभी देखा जाए तो 2 ही संयुक्त थिएटर कमांड है, जो कि एक अंडमान निकोबार में है और एक है परमाणु हथियारों को नियंत्रित करते हैं, वो थिएटर कमांड है। वैसे अभी और इस पर थिएटर कमांड के बनाने की बात चल रही है, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिका को लेकर मतलब ये बात की जाती है। अब देखिए अरहत सारिपुत्र और अरहत मौद्गलायन के पवित्र अवशेष। तो देखिए अरहत सारिपुत्र है क्या, तो भगवान बुद्ध के मुख्य शिष्य जो थे वो अग्गसावक और 2 धम्म सेनापतियों में से एक उनको माना जाता था, उनका है ये। तो ये बोल रहे हैं कि अभिधम्म परंपरा को आगे बढ़ाने वाला शिक्षक इनको माना जाता था। तो ये अरहत सारिपुत्र। अब अरहत मौद्गलायन ये दूसरे प्रमुख शिष्य थे भगवान बुद्ध के। इनका अन्य नाम कोलिता भी था, कोलिता। तो ध्यान रखिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे, पर कभी अगर पूछ दिया तो याद रखिएगा, अरहत सारिपुत्र और अरहत मौद्गलायन। नेक्स्ट है लोक माता अहिल्याबाई होलकर। ये 1725 से लेकर 1795 तक इनकी मतलब जीवन रेखा है। अब देखिए होलकर राजवंश की एक दूरदर्शी रानी थी ये, होलकर राजवंश नाम से पता चल रहा होलकर। और 18वीं सदी में ये मालवा पर शासन किया था इन्होंने। इसको दार्शनिक रानी भी कहा जाता है। इनका विवाह मल्हार राव होलकर से हुआ था। इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर के प्रमुख मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया था। इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर महेश्वर किले यानी अहिल्या किले का निर्माण भी करवाया था नर्मदा तटी के तट पर। तो चलिए आज का खबर इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, नमस्कार।